नमस्कार। केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ जो अतिथि मुखातिब होने के लिए आए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बेगूसराय में जब जब विकास की कहानी लिखी जाएगी, जब जब बेगूसराय के उत्थान की कहानी लिखी जाएगी, तब डॉक्टर भोला सिंह का नाम अग्रणी रूप से लिया जाएगा। और आज हमसे मिलने उन्हीं के ज्येष्ठ पौत्र मनीष कुमार हमारे बीच हैं। मेरी ही पंक्ति है कि मैं नीलकंठ, मैं अजर अमर, मैं नीलकंठ, मैं अजर अमर, मृत्यु पास खरी भयभीत मगर, मैं डमरू बादक आगों का 16 हूँ, मैं सदा जीवित हूँ, हाँ मैं ही भोला हूँ। और भोला बाबू की आवाज को आज भी सबों तक पहुंचाने के लिए मनीष जी हमसे मिलने आए हैं। तो जानते हैं मनीष जी की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर। सर, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में थे और वहां से राजनीति की तरफ आना कहीं ना कहीं एक युवाओं को एक नया रुख देता है, तो ये कैसे हुआ? देखिए नीलेश, मेरा जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ तो समाज से सरोकार तो बचपन से रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे दादा डॉक्टर भोला सिंह हमेशा जनता से घिरे रहते थे। तो जब मैं छोटा था तो वो अपना दरबार लगाते थे घर पे, और सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग रोज़ उनसे मिलने आते थे अपना फरियाद लेके, और वो सबके लिए बहुत मेहनत करते थे। तो उस समय जो दिमाग में एक छाप पड़ी कि समाज के लिए भी कुछ करना है, वो कभी गई नहीं। मैं बाहर पढ़ने गया, उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में करीब 6 साल तक नौकरी की, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अपने लिए, अपने कंपनी के लिए, अपने परिवार के लिए तो कमा रहा था, खा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन वृहद समाज के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो मन में एक संकोच सा था कि अगर कुछ आगे समाज के लिए नहीं कर पाऊँ तो ये जीवन व्यर्थ है। कुछ अच्छा करने का एक मन में संकल्प था, और इसकी प्रेरणा भी दादा से हमेशा मिलती रहती थी। कभी वो ये नहीं कहते थे कि तुम राजनीति में आओ, लेकिन ये हमेशा कहते थे कि समाज से सरोकार बना के रखना। इसीलिए मैंने, जब उनका देहांत हुआ तो मेरे मन में भी पहले से भी इच्छा थी, और कुछ लोगों का भी, यहाँ से जो दादा से जुड़े हुए लोग थे, उनका दबाव आया कि बेगूसराय में उस तरह का नेतृत्व अब नहीं बचा है। दादा के जाने के बाद राजनीतिक शून्यता है। आपका अगर मन है तो आप आइए और यहाँ मेहनत कीजिए, तो शायद आपको सफलता मिले। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि यहाँ आके सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाऊंगा। सर, आप बेगूसराय में बहुत करीब से देख रहे हैं बेगूसराय को, और आने वाले वक्त में भी एक बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि भोला बाबू ने जो उत्थान की कहानी लिखी थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ा धीमा सा चल रहा है। तो क्या क्या बदलाव की ज़रूरत अभी भी बेगूसराय की राजनीति में है? देखिए, जब पिछले 4 साल जब डॉक्टर भोला सिंह यहाँ के सांसद थे, तो उन्होंने केंद्र के सरकार के तरफ से करीब 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बेगूसराय में वो लेके आए। फर्टिलाइज़र का जीर्णोद्धार, फिर से नया फर्टिलाइज़र बन रहा है गैस आधारित। बरौनी रिफाइनरी का एक्सपेंशन 6 से 9 मिलियन टन। 6 लेन पुल सिमरिया पे बन रहा है। रेलवे पुल अलग से सिमरिया पे बन रहा है। ये 4 लेन जो अभी काम चल रहा है NH पे, नेशनल हाईवे पे, वो भी उन्हीं का किया हुआ है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स लाए। मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में ऐसा कोई जिला होगा जिस एक जिला को इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स मिला होगा। और उन्होंने चुनाव से पहले ही ये बोला था कि मुझे ये सब काम करना है। जोरवार उन्होंने विवरण किया था कि ये करना है, ये करना है। वो सारे काम वो करके गए। अब वो सब काम तो चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो जो काम करते थे, जो एक कुर्सी टेबल लगा के, एक पैड और फोन रख के, और आम लोगों की छोटी छोटी समस्याओं पे जो वो काम करते थे, अधिकारियों से बात करते थे, अधिकारियों के पास जाते थे, बड़े नेताओं से बात करते थे, मिनिस्टर से बात करते थे, लोग की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करते थे। उसमें एक अवरोध आया, उसमें रुकावट आई, वो होना अब बंद हो गया। तो मुझे लगता है कि बेगूसराय में भी
ऐसा तो नहीं है कि बेगूसराय बहुत संपन्न है, यहाँ भी गरीब लोग हैं और बहुत सारे गरीब लोग हैं। तो उनकी समस्याओं का निवारण करने वाला कोई बचा नहीं था। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात वही है, बेगूसराय के लोगों की छोटी मोटी समस्याएं, उसका समाधान हो, उसकी व्यवस्था हो, अधिकारी शासन को नहीं चलाए, लोगों के द्वारा शासन चले, अधिकारी अपनी मनमानी नहीं करे, यही होना चाहिए। और सभी नेताओं को यही प्रयास करना चाहिए कि अधिकारी हावी ना हो और लोगों का काम सब सुगम हो। सर, आप राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, तो पुराने ढर्रे की राजनीति और नई राजनीति में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, मुझे तो मेरे हिसाब से तो पुराने राजनेता जो थे वो आज के नए राजनेताओं से काफ़ी बेहतर थे। शुचिता की राजनीति करते थे, वैल्यूज़ की राजनीति करते थे, मूल्यों की राजनीति करते थे। राजनीति को उन्होंने व्यवसाय नहीं बनाया। मैं चंद उदाहरण लूँगा। मेरे दादा तो थे ही, उसके अलावा भी कई सारे लोग, रामजीवन बाबू, वासुदेव बाबू, शत्रुघ्न सिंह जी, तो ऐसे कई नेता थे जो मूल्यों की राजनीति करते थे। लेकिन अब तो व्यवसायी हो गया है। कई ऐसे नेता बेगूसराय में अभी हैं जो पहले अपराध के जगत में काफ़ी बड़ा नाम थे, अब वो राजनीति के जगत में बहुत बड़ा नाम हो गए। कई ऐसे नेता हैं जो ठेकेदारी के जगत में बहुत बड़ा नाम थे, अब वो राजनीति के जगत में बड़ा नाम हो गए। कई ऐसे नेता हैं अभी भी, और मेरी पार्टी में भी, बाकियों पार्टी में भी, जो जमीन की दलाली करते थे, अन्य तरह की दलाली करते थे, लोगों का छोटा मोटा काम करते थे, नहीं करते हैं भी, लोगों का छोटा मोटा काम करने में उनसे पैसा ऐंठ लेते थे। तो उस तरह की राजनीति फिलहाल हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो पहले की जो राजनीति थी वही बेहतर थी। अब ये जिम्मेवारी हम युवाओं पे है कि हम उस धर्रे को बदले जो अभी चल रहा है, और एक नया ऊर्जा राजनीति में लेके आए जिसमें ये दलाली और ठेकेदारी की कोई जगह ना हो और बस लोगों की बात हो। सर, पार्टी अभी वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव है आने वाले वक्त में, और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर मिलती है आपको विधानसभा की, तो आप उसका निर्वहन कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सक्रिय राजनीति में पिछले 1.5 साल से ही हूँ, पिछले 1.5-2 साल से हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव से, 2019 के लोकसभा चुनाव से। तो अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि मुझे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिले। हालांकि अगर पार्टी ये तय करती है कि युवाओं को जिम्मेवारी मिले और उस क्रम में मुझे भी जिम्मेवारी मिलती है, तो मैं प्रयास करूँगा कि जिस मार्ग पर दादा चल रहे थे, स्वर्गीय भोलाओ चल रहे थे, उसी मार्ग पर चलने का मैं भी प्रयास करूँगा। उनका जो तरीका था लोगों के बीच रहने का, लोगों के बीच काम करने का, मैं उसी मार्ग पे चलना चाहता हूँ, उस मार्ग से इधर उधर नहीं होना चाहता हूँ। सर, दादा के साथ आपका बचपना बहुत बेहतरीन गुजरा होगा, और कोई ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपके दिल में याद हों? देखिए, मेरा बचपन उनके साथ ही स्मृतियों में घिरा हुआ है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरा जन्म 86 नवंबर का है, और वो 90 में चुनाव हार गए थे और 10 साल तक वो विधायक नहीं थे। तो उनका रहना घर पे ज़्यादा होता था और मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ सोता था। तो कुछ एक स्मृतियां हैं जो अभी तक जहन में हैं। मुझे याद है जब हम लोग दिल्ली से एक बार मैं और दादा वापस आए थे, और बेगूसराय वापस आना था, लेकिन क्योंकि रात की फ़्लाइट थी तो हम लोग पटना में अपने घर पे रुके थे रात में, और सुबह हम लोग निकलने वाले थे बेगूसराय के लिए। तो अचानक सुबह 5 बजे दादा मुझे रूम में आके उन्होंने उठाया कि चलो चलो उठो। तो मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि वो जानते थे मैं थोड़ा लेट तक सोता था, तो कभी उठाने नहीं आते थे। तो मैंने आंखें मलते हुए उनसे पूछा कि भले दादा कहाँ ले जा रहा लोन बोरे भोर? तो बोले कि अरे आंधी आया है, तो चलो बाहर आम का समय था, लो आम चुनते हैं, गिरा होगा। तो हमारे घर में, पटना में जो घर है उसमें एक अम्रपाली का पेड़ है। मुझे लगा कि वही उसी का गिरा होगा, तो वही लेने हम लोग जाएंगे, वही चुनने जाएंगे। तो जब हम लोग बाहर गए, घर से बाहर निकलने वाले थे, तो वो आम्रपाली आम के तरफ नहीं जाके वो बाहर गेट की तरफ जा रहे थे। तो मैंने बोला दादा गाछ तो इन्ने छे,
उन्हें तो जा रहा लो। तो दादा बोले कि गधा कहीं का, वो तो अपना ही है, पहले बाहर जो रोड पे गिरा है वो चुन लेते हैं। तो उस उम्र में भी उनका एक थोड़ा लड़कपन था गांव वाला कि बाहर कहीं आम है तो वो बटोर ले। और एक और वाकया याद है मुझे कि मैं उनके साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने उनका सरकारी मकान था जब वो नवादा के सांसद थे। तो जब वो सांसद थे तो बिहार से काफ़ी मरीज वहाँ जाते थे एम्स में इलाज कराने के लिए। तो सांसद तो वो नवादा के थे, लेकिन क्योंकि जुड़े हुए बेगूसराय से ज़्यादा थे, यहाँ उनका घर था, तो बेगूसराय के मरीज वहाँ ज़्यादा जाते थे। तो उस सरकारी आवास की बनावट ऐसी थी कि 3 रूम अंदर में था और 1 रूम बाहर था, और वो एक बड़ा सा रूम था जहाँ पे मरीज रहते थे। तो कभी कभी इतनी भीड़ होती थी मरीजों की कि वो रूम भर जाता था। तो जब वो रूम भर जाता था तो दादा मेरे पास आते थे और कहते थे कि बउआ तो अब जा तनी ड्राइंग रूम में जा, टीवी वाला रूम में सोफा पर सुतो। तो क्योंकि परिवार का सदस्य था तो मन में थोड़ा लगता था कि बताओ रूम से भगा रहे हैं, लेकिन एक गर्व की अनुभूति भी होती थी कि ये ऐसे आदमी हैं जो अपना परिवार और ये सब ज़्यादा देखते नहीं जनता के लिए। और जब वो मरीज वहाँ से निकलते थे तो हम बेगूसराय वालों का क्या आदत है आप जानते हैं, पान खैनी सब, तो उनका दशा दिशा बहुत ख़राब होता था। लेकिन दादा समझाते थे बाद में बोलते थे कि देखो ये जो भी है ये ना मेरा है ना तुम्हारा है, ये लोगों का ही दिया हुआ है। अगर उनके लिए ये उपलब्ध नहीं होगा तो फिर ये किस काम का। तो मेरे मन में एक गर्व की अनुभूति होती थी कि ऐसे व्यक्ति मेरे रिश्ते में हैं, मेरे दादा हैं जो इस तरह का सोच रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसा सोच रखते हैं। यही चंद 2-3 बातें हैं जो अभी भी जहन में हैं और ये हमेशा रहेंगी। ऐसे भी माननीय सांसद भुलाऊ की यादें हमेशा जीवित रहेंगी, हर लोग के जहन में हमेशा जीवित रहेंगी। सर, केवी स्टूडियो में आप आए, कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा नीलेश। आप काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे कि आप आइए और समय के अभाव के कारण मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज मैंने किसी तरह समय निकाल के, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका स्टूडियो बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्था ठीक है और आगे आप इसी तरह फलते फूलते रहे, यही मेरी आशा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत व्यस्तम समय में आए, और हम भी इसके लिए खुश नसीब हैं कि आप जैसे लोग हमारे तक आए। सर, हम आपको आगे के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप बढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे भी स्टूडियो का नाम होगा कि हमारे तक मनीष जी आए जो आज इस पद पर आसीन हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत नीलेश।